माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से इस समय मीडिया में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि क्या बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के योग्य हैं अथवा नहीं। एक डिबेट का लिंक आप लोग के द्वारा लगातार मेरे पास भेजा जा रहा है, जिसमें कुछ अभ्यर्थी जो कि बीएड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ डीएलएड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक 69,000 शिक्षक भर्ती को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक अभ्यर्थी जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में भर्तियां चल रही हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके द्वारा कुछ बातें रखी गई हैं कि उत्तर प्रदेश में जब बीएड अलाउड नहीं था और 68,500 शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई गई तो 22,000 पद खाली रह गए, क्योंकि बीटीसी योग्य नहीं है इसलिए बीएड को इसमें शामिल किया गया था 69,000 में। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में आंकड़े सही तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद से आप जिस भी पक्ष से संबंधित हैं सच्चाई आपके सामने आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड, जो कि एक तरीके से आप टीजीटी समझ सकते हैं, जो कि यूपीपीएससी आयोजित करता है, उसके कुछ विषयों का रिजल्ट आप देख सकते हैं विगत वर्षों में। कंप्यूटर के 1673 पद थे, चयन सिर्फ 36 का हुआ, 1637 पद खाली रह गए। गणित के 1035 पद थे, 435 ही केवल योग्य अभ्यर्थी मिल पाया। योग विज्ञान की बात करें तो 1045 सीट थी, जिसमें सिर्फ 84 योग्य अभ्यर्थी मिल पाए। यहां पर मैं बता दूं एलटी ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ बीएड अभ्यर्थी पात्र होते हैं, बीटीसी अलाउड नहीं है। ये बहुत पुरानी भर्ती नहीं है, 2018 की ये भर्ती है, जिसमें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर विषय में सिर्फ 36 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे 1673 पदों के सापेक्ष। आप प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत सीटें भर पाई थीं। इसके अलावा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की कुछ वैकेंसीज थी, जिसको लेकर के रिजल्ट जारी किया गया है। 2023 की ये है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए देख सकते हैं 8% केवल रिजल्ट है, पासिंग प्रतिशत। इसके अलावा टीजीटी आर्ट्स का देख सकते हैं, इसके लिए 10% ही केवल योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। इसके अलावा अन्य विषयों का भी आप देख सकते हैं पासिंग प्रतिशत कितना रहा है। ये भी टीजीटी की भर्ती है, यानी कि सीधे तौर पर बीएड के लिए है। अब आप कह सकते हैं कि चूंकि ये एलटी ग्रेड की भर्ती है, टीजीटी की भर्ती है, जिसका लेवल प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के काफ़ी ऊपर होता है, अगर तुलना करना ही है तो प्राथमिक से तुलना करिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए प्राथमिक से ही तुलना कर लेते हैं बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का। उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड लास्ट भर्ती हुई थी 68,500, इसमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो भी मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं वो सब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस से है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,07,873 है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 41,556 है। ध्यान से समझिएगा, 41,556। लेकिन ये 68,000 शिक्षकों की भर्ती में बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, जिसकी वजह से एक बार फिर से कॉपी का चेकिंग हुआ और पुनः चेकिंग में जो सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या थी वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4,688 नए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। सब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से है। 4,688 और पहले वाले को जोड़ दें तो टोटल सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या आ जाती है 46,244। ये 68,000 का आंकड़ा है, सभी ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं, ठीक है। अब चूंकि इस परीक्षा में केवल बीटीसी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, बीएड नहीं सम्मिलित हुए थे। अब इसमें अगर हम लोग सफलता का प्रतिशत निकालें तो टोटल अभ्यर्थी जो इसमें अपीयर हुए थे वो 1,07,873 हुए थे, ठीक है। यानी कि इसमें जो सफलता का प्रतिशत है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब केवल परीक्षा में बीटीसी अभ्यर्थी सम्मिलित होता है तो इसके सफलता का प्रतिशत 82.86 रहता है। राउंड फिगर कर दें तो 43% सफलता का प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, 43%। और बीटीसी अभ्यर्थियों के सम्मिलित होने की वजह से जो सीटें खाली रह गई थी उनकी संख्या आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 22,256 सीट खाली रह गई थी। अब आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। ध्यान से देखिएगा, ये सब कुछ आंकड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से योग्य थे। सबसे पहले जो बीएड अभ्यर्थी पास हुए थे उनकी संख्या है, आप देखिए 8वें नंबर पर बीएड अभ्यर्थियों का आंकड़ा है। टोटल जो आवेदन किए थे उनकी संख्या 2,70,188 है। इसमें से जो टोटल परीक्षा में अपीयर हुए 2,62,231 है, जिसमें से सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या 97,368 है। आंकड़ा ध्यान से देखिए, 97,368। तो हम यहां पर सफलता का प्रतिशत निकालेंगे टोटल प्रेजेंट हुए अभ्यर्थियों की संख्या से, जो कि बीएड वाले थे, ठीक है। यानी कि 97,368 का प्रतिशत किसमें से निकालेंगे? 2,62,231 से। स्क्रीन पर आप बीएड अभ्यर्थियों के सफलता का प्रतिशत देख पा रहे होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में।
69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी सफल हुए थे उनका प्रतिशत है 37%। ध्यान से देख लीजिए, आंकड़ा सब कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से है। अब बात करते हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के बारे में। डीएलएड का आंकड़ा पहले नंबर पर है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें टोटल जो क्वालिफाइड डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है वो 38,610 है और टोटल प्रेजेंट डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 90,547 है। ध्यान से देखिए, 38,610 क्वालिफाई करते हैं और टोटल जो परीक्षा में सम्मिलित होते हैं डीएलएड उनकी संख्या है 90,547। इसका सफलता का प्रतिशत अगर हम लोग निकालें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सफलता का प्रतिशत लगभग 42.6 है। अगर राउंड फिगर कर दें तो लगभग 43%। कितना? 43% डीएलएड वाले अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं और बीएड वाले कितने हुए थे? 37%। बीएड का जो पासिंग प्रतिशत था वो 37% था 69,000 की शिक्षक भर्ती में, और डीएलएड का जो पासिंग प्रतिशत था वो चाहे 68,500 की बात कर लीजिए या फिर 69,000 की बात कर लीजिए, दोनों में लगभग 43% था, दोनों में लगभग समान था। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 68,500 की जो शिक्षक भर्ती थी वो लिखित थी, उसमें आपको एक शब्द में या फिर एक लाइन में लिख करके उत्तर देना था, और 69,000 की जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे, और 68,500 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40-45 था, और जो 69,000 की शिक्षक भर्ती थी उसमें 60-65% क्वालिफाइंग मार्क्स था। लेकिन आप दोनों का लेवल लगभग एक समान रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए गए थे तो उसका पासिंग प्रतिशत कम, मतलब कि क्वालिफाइंग प्रतिशत कम रखा गया था, और जब यहां पर ऑब्जेक्टिव दिए गए तो जाहिर सी बात है अगर आप तुक्का भी लगाते हैं तो आपके पास कम से कम 25% प्रोबेबिलिटी होती है एक प्रश्न के सही होने के लिए, जो कि 68,500 में आप देखेंगे कि आपको कोई विकल्प ही नहीं था, तो आप बिल्कुल शून्य होते। अगर आपको प्रश्न नहीं आता तो बिल्कुल आप तुक्का भी नहीं मार सकते थे। तो भले ही वहां पर क्वालिफाइंग प्रतिशत 40-45 क्यों ना था, आप देखेंगे कि दोनों का लेवल लगभग समान माना जा सकता है। तभी तो आप देखिए जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे दोनों में पासिंग प्रतिशत उनका बिल्कुल समान है, दोनों में लगभग 43% डीएलएड वाले अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग ये मान लें कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थी 68,500 में होते तो उनका भी जो पासिंग प्रतिशत होता वो लगभग 37% होता। कितना? 37%। और जो टोटल अभ्यर्थी 68,500 में सम्मिलित हुए थे उनकी संख्या थी 1,07,873। मैं मान लेता हूं कि ये बीएड के कैंडिडेट अगर होते तो 1,07,873 का 37% जब हम लोग निकालते हैं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टोटल सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या अगर 68,000 में डीएलएड की जगह बीएड होता तो 39,913 अभ्यर्थी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाते। ठीक है, अब यहां पर अगर टोटल जो सीट्स से मैं क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को मैं निकाल दूं तो 68,500 टोटल सीट थी, तो इसमें से मैं सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या निकाल देता हूं तो 28,000 सीट खाली रह जाता। जो बीएड अभ्यर्थी ये दावा करते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी योग्य नहीं थे इसलिए 22,000 सीटें खाली रह गई, अगर डीएलएड की जगह बीएड अभ्यर्थी होता केवल वहां पर तो लगभग 28,586 पद खाली रह जाते। यहां पर आपको यह समझना होगा कि वहां पर जो टोटल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी ही संख्या कम थी, इस वजह से 22,000 सीट खाली रह गई थी। अगर बीएड अभ्यर्थी उनकी जगह रहते तो 22,000 की जगह 28,000 पद खाली रह जाते हैं। और इन सभी मामले को लेकर के मीडिया में किस तरीके से गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इसका एक नजारा आप आगे देखिए। अब इसी आंकड़े को मीडिया में बताया जाता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 97,368 बीएड के अभ्यर्थी सफल हुए थे और मात्र 38,610 डीएलएड के अभ्यर्थी सफल हुए थे। मीडिया का स्तर पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का क्या है किसी से छुपा नहीं है। अगर मीडिया इतना ही योग्य होता तो आपसे ये पूछ लेता कि ये जो सफलता का प्रतिशत, ये जो सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या है इसकी तुलना जब आप प्रतिशत में करेंगे तब एग्जैक्ट डेटा हमें मिलेगा। आप इसका अंदाजा इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि जब हमारे देश में महंगाई को लेकर के सवाल उठते हैं तो मीडिया हमें बताता है कि हमारे देश से महंगे पेट्रोल बहुत सारे देशों में बिक रहे हैं, लेकिन मीडिया हमें यह नहीं बताता कि जो महंगाई कैलकुलेट होती है वो पर कैपिटा इनकम के बेस पर होती है। एक उदाहरण से समझिए, स्क्रीन पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट pib.gov.in देख पा रहे होंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर 2022-23 जो वित्तीय वर्ष था इसमें पर कैपिटा इनकम आप ध्यान से देखिए वो है 98,374 रुपया। कितना? 98,374 2022-23 का था। ये पर कैपिटा इनकम जो होता है वो पर ईयर के लिए होता है, यानी 1,000 में पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति की जो कॉमन आय है, एक औसत आय है, वो एक साल में 98,374 रुपया है। अगर महीने में कन्वर्ट करना होगा तो इसमें 12 से आपको भाग देना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से हमारे देश में प्रति व्यक्ति जो औसत आय है महीने का वो सिर्फ और सिर्फ 8,197 रुपया है। कितना? 8,197 रुपया।
मैं पेट्रोल के प्राइस को लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरा खेल होता कैसे है। ध्यान से समझिएगा। पूरे वर्ल्ड में जो पेट्रोल सबसे महंगा जो देश बेच रहा है वो हांगकांग है। यहाँ पर जो अमेरिकी डॉलर होता है 2.961 प्रति लीटर अमेरिकी डॉलर यहाँ पर 1 लीटर का प्राइस है। ध्यान से देख लीजिए, 2.961 यूएस डॉलर। और हांगकांग का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 49,146 यूएस डॉलर। ठीक है, इसमें जब यूएस डॉलर से आप मल्टीप्लाई करेंगे जो इंडियन करेंसी में बदलने के लिए, तब आपका इंडियन रुपये में आएगा। और जो इंडिया का मैंने 8,100 समथिंग बताया था वो इंडियन रुपीज़ में ऑलरेडी है। तो 49,146 में से जो अभी यूएस का डॉलर का रेट चल रहा है वो लगभग 82-83 रुपया चल रहा है। तो 82 रुपया से अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर आंकड़ा आ जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40,29,972। ये एक साल का हांगकांग के एक व्यक्ति का औसत आय है। अगर इसके महीने की बात करें तो 12 से हमें डिवाइड करना होगा। अब देखिए, प्रति महीने एक व्यक्ति जो कि औसत आय है हांगकांग के व्यक्ति का, उसका है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,35,831 रुपया। और इंडिया में कितना था? 8,197 रुपया। इंडिया में जो औसत पेट्रोल का प्राइस है इस समय, मान लीजिए 100 रुपया मैं मान करके चल रहा हूँ, 100 रुपया, और प्रति व्यक्ति जो कमा रहा है यहाँ पर 8,197 रुपया प्रति महीने औसत आय है। ठीक है, इसको अगर मैं प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूँ तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी अपनी कुल इनकम का 1.21%, 1.21% वो 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में खर्च कर देता है, कुल इनकम का एक महीने में। ठीक है, अब हांगकांग का जो पेट्रोल का प्राइस था वो 2.961 यूएस डॉलर था। 1 यूएस डॉलर 82 रुपये का है। तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इंडियन रुपीज़ में ये कन्वर्ट होकर के आ जाता है 242 रुपये 1 लीटर पेट्रोल का दाम है हांगकांग में। अब यहाँ पर जो टोटल उनकी एक महीने की औसत आय है 3,35,000 औसतन। ठीक है, थोड़ा सा समथिंग और था, मैं यहाँ पर राउंड फिगर कर देता हूँ, 3,35,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए उनको उनकी मासिक औसत आय का कितना प्रतिशत खर्च करना पड़ा है? तो ये 1% से भी कम है, 0.07%। तो इस प्रकार से महंगाई निकाली जाती है कि इंडिया में एक व्यक्ति अपने मासिक औसत आय का 1% से भी ज़्यादा 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में खर्च कर रहा है। और हांगकांग में भले ही वहाँ पर इंडियन करेंसी में पेट्रोल ज़्यादा है भारत से, लेकिन वहां पर यह भी तो देखिए ना कि पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल खरीदने में वो अपने मासिक आय का 0.07% खर्च कर रहा है। यानी महंगाई कहां ज्यादा हुई? इंडिया में हुई। और हमारी देश की मीडिया क्या दिखाती है कि महंगाई हांगकांग में ज्यादा है, जबकि गलत है। आपको जो तुलना करना होता है वो प्रतिशत में करना होता है, तब जाकर के आपको एग्जैक्ट आंकड़ा मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की अंतिम सुनवाई 12 जनवरी 2023 को हो रही थी, उस दिन बीएड के वकील के द्वारा उत्तर प्रदेश के इन सभी आंकड़ों को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया था, लेकिन वहां पर इन सभी आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये सभी आंकड़े आप मीडिया में दिखा करके उनको गलत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट सही आंकड़ों पर कार्य करती है, ना कि आपके द्वारा दिए गए गलत आंकड़ों पर। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो बीएड अभ्यर्थी डीएलएड के सामने कहीं नहीं टिक रहा है, ना तो एलटी ग्रेड में ना तो प्राथमिक में। सभी चीज़ों को आपने पूरे तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के माध्यम से हो सकता है समझ लिया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।